नमस्कार साथियों। जो भी भाई देख रहे हैं वो शुरू से देख लेना। अगर कोई लास्ट में जुड़े तो एक बार फिर इसको शुरू से देख लेना, क्योंकि लास्ट की जो बातें हैं वो समझ में नहीं आएंगी कि कहां से हमने शुरुआत करी थी इस वीडियो की, इस मैसेज की। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आपका भाई, आपका बेटा। सैनिक समाज में जब भी कोई बात उठती है बल्ले बल्ले की, खुशखबरी की, या अनगिनत बहुत सारी बातें होती हैं, तो बहुत सारे पूर्व सैनिक जिनकी तादाद में बता नहीं सकता, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भरमार रहती है मेरे पास में आने की, कि उस जिस वीडियो में किसी ने कुछ कहा है उस वीडियो का लिंक भेजेंगे। कपिल भाई, इसमें क्या सच्चाई, मतलब फैक्ट अगर कोई चेक करने वाला है और सच्चाई बताने वाला है तो 28 लाख पूर्व सैनिकों में सिर्फ एक कपिल फौजी। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया हूं और आप लोगों के आशीर्वाद, आपका प्यार बना रहे कि आप लोग एक विश्वास करते हैं कपिल भाई पे कि कपिल भाई बिल्कुल सच की तह तक जाके सच को दिखाएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उस सच को आप लोगों तक दिखाऊं और झूठ का पर्दा मैं हटाऊं। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने कोट टाई वाले का और उसके कोट टाई वाले की वीडियो के बाद में बहुत सारे हजारों वीडियो आ गए। प्रो डेटा पेंशन की 10 साल की सर्विस करने के बाद में सशस्त्र बलों में पेंशन मिलेगी। और जैसे ये वीडियो आया उसी के बाद में जो पूछने वाले हैं पूर्व सैनिक भाई, वो हजारों की तादाद में पूछ गए। अच्छी बात है कि सच्चाई को जाने कि असलियत में है क्या ये चीज। प्रो डेटा, आप लोगों ने कोट टाई वाले का वीडियो देखा होगा। कोट टाई वाला हर 1 या 2 दिन में इस तरह की कोई सनखेज, जिसको बोलते हैं सनखेज, वीडियो लेके आता है, पर वो ये नहीं बताता कि एक्चुअल में किसके लिए लागू है। जबकि मैं हमेशा पूर्व सैनिकों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं, मेरे टाइटल कुछ भी हो, पर अंदर आप जाके देखोगे तो आपको अपनी मांगों से मैं जोड़ता मिलूंगा, आपकी समानता की बात करते हुए मिलूंगा, आपके स्वाभिमान की बात करते हुए मिलूंगा, आपके आत्मसम्मान की बात करते हुए मिलूंगा, आपके अधिकारों की बात करते हुए मिलूंगा। टाइटल जाओ भाड़ में, मैंने उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या है कि ये जो झूठ का जो जाल बिछाया हुआ है सोशल मीडिया पे, खासकर यूट्यूब पे, इस झूठ के जाल को तोड़ने के लिए कभी कभी हमारे को, मैं सच कहता हूं, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। वो टाइटल बना के झूठ दिखाते हैं, मैं टाइटल बना के सच दिखाता हूं। बस इतना ही फर्क है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई देखे अच्छी बात हो, ना देखे तो भी अच्छी बात, पर एक्चुअल में जो कहानी है वो मैं ही बताता हूं। पेरोडेटा जो पेंशन है वो किसको मिलती है 10 साल की सर्विस के बाद में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब बहुत सारे जो भाई हैं वो 10 साल के बाद में 11 साल की नौकरी में, 12 साल की नौकरी में, 13 साल की नौकरी में, 14 साल की नौकरी में, 14.5 साल की नौकरी में, और तो छोड़ो 15 साल होने में 3 महीने की कमी थी, तब वो वॉलंटरी घर पे आ गए लिख के कि मेरे को नौकरी नहीं करनी, मेरे को जाना है डिस्चार्ज। अब वो भाई भी फोन कर रहे हैं जो आए हुए 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए कि नहीं, हमारे को पेंशन मिलेगी क्योंकि हमने 10 साल की नौकरी करी है। मैं तो 12 साल में आऊं, मैं 14 साल में आऊं, मैं 14.5 साल में आऊं, तो पेंशन का हमारा अधिकार है, हमारे को मिलनी चाहिए। मैं उनको कहता हूं कि आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने वॉलंटरी डिस्चार्ज लिया है तो आपको नहीं मिलेगी।
तो आप जो उनका जवाब सुन के हास्य से बद रह जाएंगे। वो मेरे को गाली देते, नहीं तू झूठा है कपिल भाई, तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, ढाड़ी बढ़ा के तू झूठ बोलता है। अभी कोट टाई वाले ने बताई कि 10 साल के बाद जो भी नौकरी करने वाला है और उसके बाद में जो डिस्चार्ज आया है, नौकरी छोड़ के आया, उसको पेंशन मिलेगी, और तू झूठ बोल रहे है। तो दोस्तों, प्रोडेटा जो पेंशन है, मैं सर्कुलरों में नहीं जाऊंगा 80 के दशक में। अगर मैं उन सर्कुलरों का नाम बताऊंगा और किसके था तो ये वीडियो 1 घंटा लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि 80 के दशक में जो सर्कुलर निकले वो सिर्फ ऑफिसर रैंक के लिए थी। अगर ऑफिसर रैंक 10 साल की नौकरी के बाद में सिविल डिपार्टमेंट में जाता है, पीएससी की नौकरियों में जाता है, तो उसको प्रोडेटा पेंशन मिलेगी। अब वो जाने वाले कौन थे? वो थे जिनके पास में जो सिविल में आते ही जिनको बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां हैं वो अपनी तरफ ले ले, सरकार है अपनी तरफ ले ले। जैसे कि भाई डॉक्टर हो गए एमसी के, भाई एविएशन के हो गए जो जहाजों को उड़ा देते हैं, टेक्निकल पद वाले जिनके लिए सिविल के अंदर हजारों तरह की नौकरियां बिल्कुल तैयार बैठी, मतलब एक थाली के अंदर तैयार बैठी जैसी आएंगे। पर उससे पहले उनको क्या करना पड़ता था? उनको डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती थी कि भाई मैं फलानी फलानी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मेरे को एनओसी दी जाए, तो उनको मिलती थी। अब जो हमारे, खासकर मैं इसमें नाम लूंगा वायु सैनिकों की और नेवी के सैनिकों की बात करूंगा मैं, आर्मी वालों को इतना पता नहीं था। जब उनको पता लगा कि ऐसे भी होता है, प्रोडेटा पेंशन मिलती है 10 साल की नौकरी करने के बाद में, तो उन सैनिकों ने एनओसी के आधार पे डिपार्टमेंट से परमिशन ली और सिविल के अंदर नौकरी देखी, और नौकरी में वो सक्सेस हुए, मतलब नौकरी उनको मिल गई सिविल में, पर उनको पेंशन नहीं मिली। तो ऐसा ही एक वाक्य एयरफोर्स के वेदपाल जो पलवल हरियाणा के रहने वाले थे, 11 साल में 2012 और 13 की बात है ये, वो एनओसी लेके बाहर निकले और उन्होंने सिविल हरियाणा की नौकरी करी। उनको प्रोडेटा पेंशन नहीं मिली। उन्होंने इस केस को न्यायालय में लेके गए और न्यायालय से उनके लिए पॉजिटिव फैसला है, उनको पेंशन मिली। उसके बाद में उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी सरकारी, और आज के दिन वो एक वकील है, वकालत वो करते हैं पुरुष सैनिकों के लिए। ये सबसे पहला वाक्य है प्रोडेटा के। अब हम आर्मी वालों की बात करें तो जो 15 साल की सर्विस करते हैं उनको वो जब डिस्चार्ज मांगते हैं तो 2.5 से 3 साल का समय लग जाता है उनकी एप्लीकेशन पे साइन करने के लिए, 15 साल के बाद में। तो 10 साल के बाद में जो सिविल नौकरी के लिए एनओसी मांगेगा तो एनओसी तो मिलेगी नहीं, ये आप सबको मालूम है कि उनको एनओसी तो मिलेगी ही नहीं, कम से किसी भी कारण से लगा लो। अगर आर्मी में भी हम देखें कि एनओसी किन व्यक्तियों को मिले हैं, ये सबको मालूम है, 24 इंच साइकिल, बहुत ही कम, जिसका परसेंटेज 0.0001% मान सकता हूं प्रोडेटा में जिन्होंने परमिशन ली। और परमिशन लेने का, एनओसी लेने का भी यहां पर एक नियम है कि वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को परमिशन का लेटर दे और कमांडिंग ऑफिसर उस लेटर को रिकॉर्ड में भेजे
और रिकॉर्ड उसको परमिशन दे, एनओसी का लेटर दे, तो वो हो गया प्रो डेटा पेंशन के हकदार। अगर वो सर्विस में लग जाता है, सिविल सर्विस में लग जाता है 10 साल के बाद में। आइए अब कुछ समझ में कि सिर्फ प्रो डेटा उन्हीं के लिए है जो ग्राउंड पे नियमों के अनुसार एनओसी लेता है चैनल के द्वारा चलते हुए, कि अपनी यूनिट के कंपनी कमांडर से वो शुरुआत करके अपने कमांडर यूनिट कमांडिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन जाएगी और यूनिट कमांडिंग ऑफिसर उसको सेंसर करके रिकॉर्ड में भेजेगा, रिकॉर्ड उसको एनओसी देगा। तो वो है प्रो डेटा पेंशन का हकदार। अगर कोई अपनी मर्जी से 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल या 14 साल 11 महीने 15 दिन, 20 दिन, 29 दिन में उसने डिस्चार्ज मांगा है कि मेरे को नौकरी नहीं करनी, मेरे को घर जाना है, मेरे को डिस्चार्ज लेना, उसको प्रो डेटा पेंशन नहीं मिलेगी। जब वो एयरफोर्स वेदपाल का ये जो केस आया, उसके बाद में एक पूर्व सैनिकों की संस्था है जो वकीलों से संबंधित है, उसने इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में किया। दिल्ली हाई कोर्ट का 2019 में फैसला आया गोपाल बनाम के नाम से, और इसके बाद में प्रो डेटा जो पेंशन है वो 2022 के अंदर केंद्र सरकार ने ही सर्कुलर निकाल दिया कि प्रो डेटा पेंशन मिलनी चाहिए जो भी एनओसी लेता है। अब एनओसी कौन लेता है यह देखने की बात है। क्या तीनों सेनाओं में अगर हम आर्मी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहीं पे, क्या आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर उसकी सेंसर करके एप्लीकेशन भेजता है, जिसकी नौकरी ही 10 साल के बाद में 5 साल की रह गई। मेरे को तो लगता नहीं किसी की भेजी होगी, तो इक्का दुक्का मिलेगी। नेवी एयरफोर्स में पढ़े लिखे सैनिक है भाई, वो अपने हकों के बारे में जानते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन को साइन करवा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसमें भी 80% को नहीं मालूम कि प्रो डेटा क्या है, 10 साल के बाद में पेंशन मिलती है नहीं मिलती, क्या है, क्या कानून है, क्या नहीं। अगर उनको ये मालूम हो कि 10 साल के बाद में आप एनओसी लेके सिविल के अंदर नौकरी देखते हो और उस नौकरी पे आप एडजस्ट हो जाते हो, वो नौकरी आपको मिल जाती है, तो आपको डिफेंस की भी पेंशन मिलेगी और उसके साथ में आप सिविल नौकरी भी करने लग जाओगे। तो ये 80% नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों को भी नहीं मालूम है। इसमें कोई भाई बुरा मत मानना, और अगर मालूम हो तो बता देना, मेरे को कमेंट करके बोल देना। इन्होंने जो कोट टाई वालों ने क्या दिखाया इसको कि 10 साल के बाद में जो भी नौकरी किए हुए है डिफेंस की, उसको पेंशन मिलेगी, उसका हक है। नहीं, ये गलत चीज है। ये कोट टाई वाले गुमराह करते हैं, बरकलाते हैं, सच नहीं दिखाते, किसको लागू किसको नहीं लागू। लोग मेरे से पूछते हैं, फैक्ट मेरे से चेक से करते हैं कि इन्होंने झूठ बोला, तो कपिल भाई आप सच बताओगे। मतलब लोगों का इतना विश्वास है मेरे पे, 28 लाख पूर्व सैनिकों का, कि ये कुछ भी बड़बड़ करते रहें, चाहे इनके व्यू लाखों में करोड़ों में चले जाएं, और चाहे भाई मेरे व्यू 10 व्यक्ति देखते हो, 20 व्यक्ति देखते हो, पर फैक्ट मेरे से ही चेक करेंगे, सच मेरे से ही सुनना चाहेंगे, सच मेरा ही हजम होगा कपिल फौजी का। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवान भाइयों को। तो ये असलियत कहानी है प्रो डेटा पेंशन की। सैनिक भाइयों, प्रो डेटा पेंशन 10 साल की जो नौकरी कर लेता है सेना में, और वो व्यक्ति सिविल के अंदर सर्विस देखता है गवर्नमेंट की,
और बाई चैनल वो एप्लीकेशन देता है अपने कंपनी कमांडर को, और कंपनी कमांडर उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करता है कमांडिंग ऑफिसर को, और कमांडिंग ऑफिसर उसको फॉरवर्ड करता है रिकॉर्ड को, और रिकॉर्ड उसको सिविल के अंदर जो भर्ती है सरकारी पदों की, उसकी वो परमिशन दे देता है, एनओसी दे देता है, और वो सैनिक सिविल सर्विस के अंदर नौकरी पा लेता है, एडजस्ट हो लेता है, तो उसको प्रो डेटा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 10 साल की नौकरी करने के बाद में कोई अपनी मर्जी से सेना को छोड़ के आता है कि भाई मेरे को नौकरी नहीं करनी, मैं तो अपने घर में जाना चाहता हूं, मेरे घर में फलाना फलाना तकलीफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी खेती का नुकसान हो रहा है। आप सब ने पता है एप्लीकेशन में क्या क्या बहाने लिखे जाते हैं, क्या क्या चीजें करी जाती हैं। वो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी प्रो डेटा में। ये है। पर जो कोट टाई वाला यूट्यूबर है, जो सैनिक न्यूज के नाम से न्यूज चलाता है और एक बड़े पद से रिटायरमेंट है ऑनरेडी कैप्टन से, क्या उसको इतना ही ज्ञान है? पर नहीं, मैं देसी बोलता हूं, वो थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में बोलता है, लोग वहां ज्यादा खिंच के चले जाते हैं, जबकि ज्ञान 0.000% है। इस प्रो डेटा के पेंशन के ऊपर मेरे 2 वीडियो हैं 2019 के, मैं यहाँ पे उसका लिंक नहीं डाल सकता, पर आप जाके 2019 में देखोगे तो आपको आज भी मिल जाएंगे। ये जो चीज आज बता रहे हैं, मैंने वो चीजें 10 साल पहले बता दी थी, पर लोग नहीं देखते। अगर लोग देख लेते तो आज इनको टाई वाले के चक्कर में वो नहीं फंसते। ये कितनी बड़ी बात है भाई कि इनके चक्कर में वो नहीं फंसते। और इन्हीं कोट टाई वालों की वजह से पूर्व सैनिकों को बहुत बड़ा एक झटका लगा है, जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने में हो, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो, जो ऑन रिक्वेस्ट जुलाई 2014 के बाद में रिटायरमेंट आए हैं और जो 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे में नहीं है, उनको झटका देने वाले ये कोट टाई पेंशन, ये कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, ना कि सरकार। ये वो सच्चाई बता रहा हूं कि किसी किसी भाई को ये हजम नहीं होगी। 7th पे कमीशन आया 2.5, 7 से लेकर 2.81 का फार्मूला लागू हुआ। ये कोट टाई पेंशन वालों ने आपको सच नहीं दिखाया, पर मैं सच दिखा रहा था, नहीं मानी। इनके बल्ले बल्ले की खबरों को देखते देखते कहां नीचे लेवल तक पहुंच गई। 7th पे कमीशन में डिसेबिलिटी पेंशन, जब मैं कह रहा था कि इससे बहुत बड़ा भेदभाव की एक दीवार बीच में खड़ी हो जाएगी, और वो दीवार ऐसी होगी जो कंकर, ईंट, पत्थर, सीमेंट, गेरू, चूना, भाई बड़े बड़े सरिये लोहे के इतने डाल के वो दीवार टूटेगी नहीं। और आज 2024 है, वो दीवार नहीं टूट रही डिसेबिलिटी पेंशन कि एक जवान जो बॉर्डर पे खड़ा होता है वो 5600 रुपये से लेके 18,000 रुपये तक डिसेबिलिटी पेंशन लेता है, और एक वर्ग 2,54,000 रुपये लेता है। इन्हीं कोट टाई वालों ने दिखाया कि डिसेबिलिटी पेंशन 52,000 रुपये, सॉरी 5200 रुपये डिसेबिलिटी मिलिट्री सर्विस पे होगी। इन्हीं कोट टाई वालों ने दिखाया कि मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपया होगी, जवानों की इतनी पेंशन बढ़ जाएगी। पर इन्हीं कोट टाई सैनिकों के नाम से बने वे वेलफेयर न्यूज वालों ने ये नहीं दिखाया कि एक वर्ग को मिलिट्री सर्विस पे 15,500 हो जाएगी। अगर ये 2016 में इस चीज को उठाते तो वाकई में सरकार घबराती, सरकार दबाव में आती, सरकार 7th पे कमीशन में इन 5200 रुपये को बढ़ा के 10,500 करती या 15,500 करती। अब कहोगे कि मैंने क्यों नहीं उठाई, क्योंकि मैं उस समय
यूट्यूब चैनल पे नहीं था। मैं फेसबुक के ऊपर हजारों की वीडियो होंगी, मैंने वहां पे भी आवाज उठाई थी, और उसके बाद में जंतर मंतर पे जो भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का धरना प्रदर्शन हुआ, मैं उसके अंदर शामिल हुआ। पर सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है। पंजाब से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आते, उनके पास में सोशल मीडिया नहीं थी, और वो धरना प्रदर्शन करके वापस पंजाब में लौट जाते, तो उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाई। पर ये जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, इन्होंने गुमराह किया। इन्होंने कभी भी जो 2015 में धरना प्रदर्शन चला सिर्फ रिटायर्ड जवानों का, उसके बारे में इनके यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी क्लिप भी नहीं मिलेगी, जबकि इनके यूट्यूब चैनल उससे पहले शुरू हो रखे। तो आप सोच सकते हो कि इस तरह पूर्व सैनिकों की मांगों को पूर्व सैनिकों ने ही दबाया है, सरकार तक नहीं पूछने दिया। ये एक दीवार बन के हमारे बीच में खड़े हो गई, और इसका सबूत आप पिछले 20 फरवरी से जो धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पे चला, उसको देख सकते हो कि इन्होंने कितने वीडियो बनाए हैं कोट टाई वालों ने। कब कब इन्होंने पूर्व सैनिकों की जायज मांगों की हुंकार भरी है, टीवी में, अपने फोन में। कब कब इन्होंने पूर्व सैनिकों की समानता की बात करी, कब कब इन्होंने पूर्व सैनिकों के आत्मसम्मान की बात करी है। तो आप देखोगे तो आप लोगों को वहां पे मिलेगा ठेंगा, ठेंगा, ठेंगा के अलावा कुछ नहीं। अगर इसके अलावा, ठेंगा के अलावा कुछ मिलेगा, होगी बल्ले बल्ले, अब आ गया एरियर, अब आ गया ये चीज, अब आ गया वो चीज, तो ये मिलेंगे। अगर मैंने बल्ले बल्ले लगाई है कमेंट के अंदर, पर आप अंदर जाके देखोगे तो आपकी आत्मा की जो बात होती है आत्मसम्मान की, मैं वो उठाते हुए मिलूंगा। टाइटल कुछ भी हो, पर मैं हमेशा आत्मसम्मान की, समानता की, स्वाभिमान की बात करता हूं। बहुत सारे मतभेद होंगे देश भर के पूर्व सैनिकों के साथ में, उनके लीडरों के साथ में, मैं मानता हूं इसमें बहुत सारे, क्योंकि मैं सच कहने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी की चापलूसी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं उनके पानी मार व्यक्ति हूं। मैं कभी पानी मार व्यक्ति नहीं हूं, चाहे वो मेरी सोसाइटी को कुछ भी हो। मैं सच का आईना दिखाता हूं और दिखाता रहूंगा। तो नाराज होने वाले होते रहो, पर महफिलों में बैठ के जो मेरे को गालियां देते हैं, जो मेरे विरोधी हैं, वो हमेशा एक शब्द कहते हैं कि कपिल जैसा व्यक्ति 28 लाख पूर्व सैनिकों में कोई हो नहीं सकता। 28 लाख पूर्व सैनिकों को अगर कोई जागरूक करने वाला है तो कपिल भाई है, और वो भी इसलिए जागरूक कर सका क्योंकि हमारे जैसों का चेहरा उसने समाज में दिखाया है कि ये जो प्रधान, जो लीडर बन के घूम रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियों को पानी मारते हुए घूम रहे हैं, या चंदा करके हर महीने के फर्स्ट रविवार को या लास्ट रविवार को किसी धर्मशाला में, किसी स्कूल के प्रांगण में, किसी पार्क में मीटिंग करके पकोड़े चाय खाने वाले। इन्होंने, कपिल का हम इसलिए विरोध करते हैं कि उसने हमारी पोल पत्ती पाड़ दी, और ये सच्चाई की बात। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, जो मेरे विरोधी भी हैं, जो मेरे को मान और सम्मान भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं कि कम से कम वो अपनी आत्मा की आवाज तो सुन रहे। ये प्रोडेटा का लेखा जोखा था। कभी भी इन कोट टाई वालों की वीडियो आप लोगों के सामने आए, नजरअंदाज करते नहीं कर रहे हो तो जो आपकी जायज मांगे हैं, ओआरपी, परमेचर, डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, ऑन रेडी नायब सूबेदार की, एक्स ग्रुप की, या ऑन रेडी दूसरे रैंक की, या जो वेलफेयर हैं उनकी, तो सरकार आपको नजरअंदाज कर रही है। इनके वीडियो को देख रहे हो तो सरकार आपको देख रही है, आपकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। देखो सिस्टम कहां जुड़ गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्या पता ये सरकार के ही एजेंट हो, जो
न्यूज में, सोशल मीडिया पे जवानों की हकों की, जवानों की जायज मांगों की, संविधान के दायरे में समानता की, अधिकारों की बात नहीं करता, और वो पूर्व सैनिक को बरगलाने के लिए अलग ही एक तस्वीर, एक टीवी दिखाता रहता है, तो क्या आप सोचते हो कि ये सरकार के इशारे पे नहीं हो रहे हो? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं भाई, देख मेरी तो आत्मा ये मानती कि बिल्कुल इनको सरकार अपने पाले में लिए हुए, इसलिए ये गुमराह करते हैं सैनिकों। और मैं इसलिए मानता हूं कि अब तक मेरे को भी कोशिश करी हो, किसी लोभ लालच देने के लिए मैं नहीं खोल सकता भी, करी हो मेरे को सरकार ने, पर नहीं। मेरे को अगर कोई तस्वीर दिखती तो वो 7.5 लाख माता बहनें जो सैनिक विधवाएं, मैं उनकी तस्वीर देखता हूं। मैं अपनी तस्वीर नहीं देखता, और 28 लाख पूर्व सैनिकों की तस्वीर मैं नहीं देखता। मैं सिर्फ अपनी सैनिक माता बहनों की इंसाफ की बात करता हूं, न्याय की बात करता हूं, उनके अधिकार की बात करता हूं, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला 28 लाख पूर्व सैनिकों में कोई नहीं। क्योंकि पूर्व सैनिक तो अपनी आवाज उठा लेंगे, क्योंकि भगवान ने जब उनको 2 हाथ दे रखे हैं, तो दे रखे हैं, और उन 2 हाथों से वो पूरे दिन ताश खेल सकते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर एक दूसरे के पैर खींच सकते हैं, या वो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी बन के पूर्व सैनिकों को गुमराह कर सकते हैं व्हाट्सएप में बैठ के, तो वो अपनी मांग खुद उठा सकते हैं। मेरा उनसे ज्यादातर मैं उनकी मांग नहीं उठाता। मैं जो चलता हूं, मैं 7.5 लाख माता बहनों की आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मेरे पास में जो संसाधन है, आप लोग हैं, ये सोशल मीडिया है, और उससे मैं यकीन दिलाता हूं 7.5 लाख माता बहनों को कि मैं आपकी बात करता रहूंगा। और जब तक मेरे अंदर जो अंतिम सांस है, जब तक मैं अपनी जो सैनिक माता बहनें हैं, मैं उनकी बात करता रहूंगा। मैं और किसी की बात ना करूं, चाहे मेरे पास में समय हो या ना हो, चाहे मैं सैनिक समाज से बाहर निकलूं या सैनिक समाज से मैं संन्यास ले जाऊं, पर मैं वो यकीन दिलाता हूं आप लोगों के लिए, चाहे मैं 1 हफ्ते में बोलूं, चाहे 15 दिन में बोलूं, या 1 महीने में बोलूं, पर मैं बोलता रहूंगा। क्योंकि मेरे को मालूम है कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव होता है वो कितना बड़ा होता है, उसको किस तरह से सरकार लेती है, सरकार की एजेंसियां उन चीज़ों को रिपोर्ट पहुंचाती है। तो मेरी सैनिक माता बहनें हैं, जो हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मैं आपकी आवाज़ उठाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।